नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं ओशन करंट्स। और ओशन करंट्स की जो उत्पत्ति होती है उसके क्या क्या कारण हैं, उन सभी कारणों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ओशन करंट क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से जो नदी है वो जिस प्रकार से पानी बहाती है, उसी प्रकार से महासागरों के अंतर्गत अगर पानी बहता है तो उसे हम सागरीय धारा कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सागरीय धारा एक पानी का एक ऐसा फ्लो है जो सागर के अंदर बहता है और उसी प्रकार से बहता है जिस प्रकार से धरातल पर नदी के अंदर पानी बहता है। द फ्लो ऑफ सी वाटर इन ए सर्टेन डायरेक्शन, यानी एक फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वह पानी बहता है, तो उसे हम ओशन करंट्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस बात करते हैं कि क्या कारण है कि इस प्रकार की धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती हैं, जिसमें सबसे पहला जो कारण है वह है पृथ्वी का परिभ्रमण। दो प्रकार के रोटेशन एंड रिवोल्यूशन चलता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, यानी जिस स्थान पर, जिस अक्ष या जिस एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है, तो उसे तो कहा जाता है रोटेशन। और इसी रोटेशन यानी परिभ्रमण के कारण जो एक आभासी बल उत्पन्न होता है, आभासी बल का अर्थ होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ चीज़ें उसके पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण वह घूम रही है। अब परिभ्रमण की बात करें तो पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वह होता है हमेशा, आप देखें तो वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इस प्रकार से देखा जाए पश्चिम से पूर्व की अर्थ का अर्थ ये हुआ कि पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम यहाँ पर देखें कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो इस घूमती हुई पृथ्वी के साथ जो है वह पानी नहीं घूम पाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है उसके ठीक ऑपोजिट साइड में जो है धारा उत्पन्न होती है, और यहीं से जो है धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसी के उदाहरण के तौर की अगर बात करें तो विषुवतरेखीय धाराओं का जो जन्म होता है वो इसी प्रकार से होता है। विषुवतरेखीय धाराओं का जन्म किस प्रकार से होता है, तो आप देखेंगे कि अगर हम बात करें कि हमारा जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर यहाँ पर है, और यहाँ पर इक्वेटर में जो इक्वेटर के पैरेलली देखिएगा धाराएं जो चलती है, हमने कहा कि जो इक्वेटर के पास जो धारा चलती है वह चलती है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का अर्थ होगा कि ये हमारा अगर ईस्ट का डायरेक्शन है और ये हमारा वेस्ट का डायरेक्शन है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो पानी बहता है वह विषुवतीय धारा के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं विषुवतीय धाराओं की अगर हम बात करें कि जो ये विषुवतीय धाराएं होती हैं, अगर हम बात करें कि विषुवतीय धारा जो है वह किस रूप में, अगर धारा जो है इस प्रकार से अगर हम बना दें, अगर वह नॉर्थ हेमिस्फीयर में बहती है तो उसे हम कहेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी उत्तरी विषुवतीय धारा। और इसी प्रकार से अगर ये धारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है तो दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत इसी का जो नाम होगा वह होगा साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो सबसे पहली जो धारा है वह इसी विषुवतीय धारा के नाम से जन्म लेती है। और दोनों ही जो धाराएं हैं, याद रखिएगा, दोनों ही धाराएं जो हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, लेकिन पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अब धाराओं की बात करें तो ये जो धाराएं होती हैं वह कोरिलेस इफेक्ट के कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो धाराएं होती हैं तो वह क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। अगर रोटेशन की बात करें तो इस प्रकार से आप समझिएगा कि अगर हम इसको देखें कि अगर हमने इस प्रकार से पृथ्वी को बना दिया और ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। अगर जो धारा यहाँ पर जन्म लेती है, यहाँ पर का अर्थ होता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जन्म लेती है, तो ये जो धारा है ये जो घूमेगी वह अपनी डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके क्लॉकवाइज के रूप में घूम जाएगी, जिस प्रकार से घड़ी की सुई की दिशा के अंतर्गत घूम जाएगी। अगर इन्हीं धाराओं की अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन देखिएगा, दोनों की डायरेक्शन जो है वह ईस्ट से वेस्ट है, लेकिन ये जो धारा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में वह घूमती है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और दक्षिणी गोलार्ध में ये जो धाराएं रहेगी वह घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। और इसी के एंटी क्लॉकवाइज को अगर हिंदी के अंदर हम देखें तो एनडी के अंदर जो है इसे इन धाराओं को जो नाम दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर की जो धाराएं होती हैं इसके लिए हिंदी में जो शब्द प्रयोग किया जाता है, अगर क्लॉकवाइज घूमती है तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग में लिया जाता है वह दक्षिणावर्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, और एंटी क्लॉक की अगर बात की जाए तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है वामावर्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो रहा पहला कारण कि जो पृथ्वी का परिभ्रमण है और उससे उत्पन्न जो कोरिलेस फोर्स है उसके कारण धाराएं चलती हैं, और धाराएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह एंटी क्लॉकवाइज चलती है। दूसरा है तापमान। अब तापमान देखिएगा, धारा जन्म लेने के लिए क्या जरूरी है कि पानी जो चलेगा वह हमेशा ढाल से चलेगा। ढाल का अर्थ हो गया, इस प्रकार से मैंने स्ट्रक्चर बना लिया तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि ढाल किस तरफ है। तो ढाल किस तरफ है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ढाल का डायरेक्शन इस दिशा के अंदर है, यानी यहाँ पर काफी ऊंचा है और यहाँ पर नीचा है। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है, उसी प्रकार से जो ऊंचा चित्र है उस ऊंचे चित्र से नीचे चित्र की तरफ हवाएं चलेगी। अब सागरीय जल के अंतर्गत किस प्रकार से होता है कि जहां जहां पानी ऊंचा जाएगा
का अर्थ हुआ कि पानी अगर ऊंचा जाता है और कहीं पर पानी नीचे जाता है तो ऊंचे उठे हुए भाग से नीचे धसे हुए भाग की तरफ जो है धाराएं चलेगी। अब तापमान का क्या रूल है देखिएगा कि तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है कि अगर तापमान बढ़ जाता है, अब तापमान अधिक कहाँ होगा, इक्वेटर के पास होगा, इक्वेटर या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होगा, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होगा। तो जैसे ही तापमान बढ़ता है तो जल का घनत्व कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह जल जो है फैलता है। और उसी प्रकार से अगर तापमान कम हुआ तो ध्रुवों के पास उसका घनत्व बढ़ जाएगा, और घनत्व बढ़ते ही वह पानी जो है सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ते ही कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। हो गया वाइड कंट्रोल क्रिएट। अब वाइड क्रिएट जो होता है वो इस प्रकार से हो गया कि जो इक्वेटर है उस इक्वेटर पर पानी हमने कहा फैल जाता है, और जो 90 डिग्री है वहां पर पानी नीचे चला जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ इक्वेटर तो का पानी चला गया ऊंचा और 90 डिग्री पर चला गया नीचे, तो इस प्रकार से यहाँ पर बन गया ढाल। तो ऐसी स्थिति में 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जो है वह करंट्स चलने लगेगी। तो इसी प्रकार से या द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू कोल्ड नियर द सेम पोल्स या पोल्स एरिया एंड द सिंक्स इट्स डाउन, सो वाटर फ्लो फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन्स टुवर्ड्स द पोल्स। इस प्रकार से जो धाराएं हैं वह इस प्रकार से चलती है। खोलो सर। नेक्स्ट है हमारी प्रचलित पवनें। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रचलित पवनें या प्रिवेलिंग विंड्स क्या होती हैं। प्रिवेलिंग विंड्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब प्रिवेलिंग विंड्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा प्रिवेलिंग विंड्स को समझ लेते हैं। प्रिवेलिंग विंड्स कौन सी है, तो इस प्रकार से हमने जो है हमारे अर्थ को बना दिया। अर्थ के अंतर्गत देखिएगा प्रिवेलिंग विंड्स की अगर बात करें तो ये हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री यहाँ पर जो है आपका जो उपोष्ण क्षेत्र जिसे हम 30-35 से डिफाइन करते हैं, यहाँ पर आपका सब पोलर जो चित्र है 60 to 65 का रीजन है, और यहाँ पर रहेगा आपका 90 डिग्री। ये आपने ऑफलाइन क्लासेस के अंतर्गत देखा होगा कि जो प्रिवेलिंग विंड्स होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार के अंदर देखिएगा तो 30 से जो चलती हैं 0 की तरफ उसको T4 ट्रेड विंड्स कहा जाता है। इसी प्रकार से जो विंड्स जो हैं वह 35 से चलती हैं 60 की तरफ, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम W से डिफाइन करते हैं, यानी वेस्टर्लीज है। और जो 90 से 60 के बीच में चलती है उसको P4 पोलर विंड्स के नाम से जाना जाता है। तो 3 प्रकार की पवनें होगी, विषुवतीय व्यापारिक पवनें, एक हो गई आपकी पछुआ पवनें और एक हो गई ध्रुवीय पवनें। अब ये जहां पर चलती हैं, चलने का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि ये जो सी सरफेस है इसको हम समझ लेते हैं कि ये सी सरफेस है। अब सी सरफेस के ऊपर अगर कोई विंड चलती है इस प्रकार से परमानेंटली एक ही डायरेक्शन में चलती है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में चलती है, लगातार इस डायरेक्शन में चलती है, तो ये क्या करती है अपने घर्षण से इस पानी को भी क्या करती है वो अपने साथ जो है इस प्रकार से बहाकर लेकर चलती है। तो जहां जहां पर ट्रेड विंड चलेगी तो ट्रेड विंड की सारे पानी भी जो है उसके साथ आगे बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि विषुवतीय जो धाराएं हैं वो इस प्रकार से जन्म लेता है। तो व्यापारिक पवन के प्रवाह से विषुवतीय धाराएं जो हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ये भी कारण है। और एक कारण हमने और पढ़ा है, वो कारण था कि कोरियोलिस फोर्स के कारण भी जो है धाराएं जो हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। पछुआ पवनों की बात करें तो पछुआ पवनों के कारण जो है गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। अब देखिएगा ये किस प्रकार से हुआ कि अगर हम देखें तो पछुआ पवनों को अगर हम बनाएं तो पछुआ पवनें चलती हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने गल्फ स्ट्रीम को देखा होगा कि गल्फ स्ट्रीम का नेचर क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम का जो नेचर है इक्वेटर से जो है स्टार्ट हुई, और यही जो गल्फ स्ट्रीम है वह यहाँ से सीधी चलती है और न्यू फाउंडलैंड के पास पहुँचकर जो है इसकी डायरेक्शन जो होती है वह पूर्व की तरफ हो जाती है। तो इसको पूर्व की तरफ मोड़ने का काम किसने किया, तो वह है गल्फ स्ट्रीम। इसी प्रकार से जो है क्यूरोशियो का भी जो है पश्चिम से पूर्व, क्यूरोशियो कहाँ है, एज पर गल्फ स्ट्रीम क्यूरोशियो भी जो है वह हॉट करंट है, यानी गर्म जल की धारा है, और यह भी पश्चिम से पूर्व चलती है। क्यूरोशियो चलती है जापान के पास और गल्फ स्ट्रीम चलती है नॉर्थ अटलांटिक में, यूएसए के पैरेलल, यूएसए और जो कनाडा का जो पार्ट है जहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये लगातार चलती रहती हैं, इसको हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर पढ़ेंगे। फिर है दाब में भिन्नता। अब दाब का भिन्नता का सीधा सा पहले इसको समझते हैं कि दाब में भिन्नता का अर्थ होता है कि जैसे कि ये कोई सरफेस है, अगर किसी सरफेस को हम दबाते हैं, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, हाई प्रेशर, और यहाँ पर है आपने लिख दिया लो प्रेशर। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर से, यानी हाई प्रेशर ऊपर से वायु का दाब है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हाई प्रेशर से कोई भाग जो है वह क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जो लो प्रेशर से है उससे जो पानी का जो भाग है ऊंचा उड़ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो हाई प्रेशर है वहां से जब पानी नीचे चला गया तो ऐसी स्थिति में जो पानी ऊपर उठ गया उस डायरेक्शन से यहाँ पर नीचे धसे भाग की तरफ जो पानी है वह चलने लगता है और धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो जहाँ पर वायु दाब अधिक होता है वहाँ पर पानी नीचे जाता है, और दाब कम होता है वहाँ पर पानी ऊपर उठ जाता है। इन एरियाज वेयर द प्रेशर is high, the water goes down, then the water rises in the areas where the pressure is low। और यही कारण है कि यहाँ पर इस प्रकार से धाराएं चलती रहती हैं। अब बारिश की बात करते हैं। अब बारिश को पहले समझते हैं कि बारिश किस प्रकार से हो। अब बारिश से क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। अब ये प्लेन सरफेस है, मान लीजिए यहाँ पर जो है क्लाउड फॉर्म हो गए और यहाँ पर जो है रेनफॉल स्टार्ट हो गई। अब रेनफॉल जैसे स्टार्ट होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे जैसे जो है रेनफॉल बढ़ेगी, रेनफॉल यानी बारिश होगी, तो बारिश होते हुए यहाँ पर क्या होगा, पानी की मात्रा जो है वह प्लस यानी बढ़ती जाएगी, और ऐसी स्थिति में यहाँ का पानी का जो लेवल है वह बढ़ जाएगा।
और वहाँ पर जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में उसका पानी का जो लेवल होगा वह ऊंचा जाएगा। पानी बढ़ गया यानी यहाँ पर जो बन गया ऊंचा हो गया क्षेत्र, यहाँ पर पानी बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है, और यहाँ पर बारिश कम होने के कारण जो है वह पानी नीचा चला गया, हो गया वॉइड क्रिएट, और ऐसी स्थिति में जो है पानी जो है वह चलने लगता है। अब समझते हैं इसको कि अधिक वर्षा से जो जल स्तर ऊंचा उठ जाता है तो कम वर्षा से पानी का जो स्तर है नीचे चला जाता है, और इस प्रकार से जो ऊंचा उठा हुआ पानी है वह नीचे धसे हुए पानी की तरफ जो है चलने लगता है। आगे बढ़ते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या हो रहा है, पानी कम हो रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये हमने बना दी सरफेस, अब इवेपोरेशन जो हो रहा है उस प्रकार से जो पानी है वह भाप के रूप में ऊपर जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर पानी कम होगा, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, पानी कम होने के कारण यहाँ पर जो बन जाएगा ढाल, तो ऐसी स्थिति में जो है पानी जो है वह ऊंचे से नीचे भाग की तरफ चलने लगेगा। समझते हैं अधिक वाष्पीकरण से क्या होता है, जल स्तर नीचा चल जाता है। दो कारण, अब जल स्तर नीचा भी होता है और उसके साथ साथ लवणता बढ़ती है, और पानी की लवणता बढ़ती है तो पानी क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जो है वह नीचे जाएगा, घनत्व भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में पानी कहाँ जाएगा, नीचा। तो जहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या बनेगा, ढाल बनेगा, पानी जाएगा नीचे की तरफ, और जहाँ पर वाष्पीकरण कम हो रहा है वहाँ का पानी रहेगा ऊंचा, और ऐसी स्थिति में जो है पानी जो है वह ढाल के कारण जो है, जहाँ पर वाष्पीकरण यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं ये है लो इवेपोरेशन हो रहा है, पानी ऊंचा है, और जहाँ पर हाई इवेपोरेशन हो रहा है वहाँ पर पानी नीचे चला गया। ऐसी स्थिति में जो करंट्स हैं वो फ्लो करती हैं। फिर है आपका लवणता में अंतर, अभी हमने इसको डिस्कस किया। अब लवणता जहाँ ज़्यादा होगी यानी हाई सैलिनिटी जहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि ये सरफेस है और यहाँ पर हम सैलिनिटी हाई कर देते हैं, यहाँ पर लो कर देते हैं। अब सलाइनिटी ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ की जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी प्लस हो जाएगी, यहाँ की डेंसिटी जो है वह इसके कंपेयर में कम होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ढाल क्रिएट होगा, जहाँ पर हाई डेंसिटी होगी वहाँ का पानी जाएगा नीचे की तरफ, ये चला जाएगा नीचे की तरफ, और जहाँ की लो डेंसिटी है वो पानी चला जाएगा ऊपर की तरफ। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो हाई जो डेंसिटी है उससे लो डेंसिटी वाले रीजन से हाई डेंसिटी की तरफ जो है वह जो करंट्स हैं वह मूव करेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर धाराएं चलती रहती हैं। तो जल का घनत्व अधिक होने के कारण वह भारी होगा, वह नीचे जाएगा, और जिस कारण कम लवणता वाले क्षेत्र से जो है अधिक लवणता वाले क्षेत्रों की तरफ है प्रवाह शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से आज की इस स्लाइड के अंतर्गत हमने देखा कि ओशन करंट्स जो हैं वो किस प्रकार से जन्म लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इन ओशन करंट्स की जो है क्या स्थितियाँ हैं, अलग अलग जो ओशंस है उसके अंदर जो है किस प्रकार से धाराएं मूव करती हैं और कौन कौन सी धाराएं यहाँ पर पाई जाती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।